हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोमती ओम पॉइंट। ये हमारे जनरल हिंदी क्लास की मैंने सीरीज़ शुरू की हुई है। आज हमारी क्लास सेकंड है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको स्वर करवाए थे, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसका क्लासिफिकेशन होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। आज मैं वर्ण का ही व्यंजन करवाने जा रही हूँ इस क्लास के अंदर कि व्यंजन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें से मोस्टली जो है क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे हर एक एग्ज़ाम के अंदर। चाहे और ये जो सीरीज़ है हिंदी ग्रामर की, अब आपको पता ही है कि ग्रामर जो है कभी चेंज तो होने वाली नहीं है। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, चाहे वो टीचिंग के हो, नॉन टीचिंग के हो, उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। चाहे वो आप KVS के लिए कर रहे हो, NVS, DSSB, HTET के लिए, EMRS के लिए भी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी ये वीडियो। और मैं कोशिश करूँगी कि बेसिक से लेके चलूँ और सभी को समझ में आए ऐसा। फिर भी अगर कुछ ऐसा रह जाता है कि जो समझ में ना आए आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने खुद ही हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, मैंने खुद ही बनाए हैं ये, और टू द पॉइंट बनाए हैं। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है इरेलीवेंट जो आपको बेफिजूल में हम लोग पढ़ लेंगे और वो आएगा भी नहीं, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर कंटेंट। इसके बाद मैं आपको इसमें PYQ भी करवाऊंगी। अगर मैं आपको व्यंजन की बात करूं, देखिए वर्ण मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स में इसको क्लासीफाई करते हैं हम लोग। एक तो होते हैं आपके स्वर और दूसरे होते हैं आपके व्यंजन, और एक मैंने आपको एक और कैटेगरी बताई थी अयोगवाह की, ठीक है। स्वर जो बिना किसी की, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, उनको स्वर कहते हैं। तो व्यंजन क्या हो जाएगा, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया था पिछले वाली क्लास के अंदर कि अगर मैं क को अगर मैं प्रोनाउंस करती हूँ, आप भी प्रोनाउंस करके देखिए, तो उसमें अ की साउंड जो है आपको आएगी। तो क को अगर मैं लिखूँ, इसको मैं तोड़ूँ, तो अ इस प्रकार से बनेगा ये क अ। इस तरीके से जो इसमें, यानी कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपके पास स्पर्श व्यंजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है इसके अंदर MCQ के फॉर्म में। MCQ में आपको पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन सा नहीं है। तो आपको ना 5 पंक्ति में इसको लिखा जाता है और आप इसको ऐसे याद कीजिए क च त की फॉर्म के अंदर, ठीक है। क च ट त प। तो एक है आपका क वर्ग। क वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ अंगा। इसको अंगा प्रोनाउंस करते हैं, मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। च वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं, च छ ज झ इया। यहाँ पे भी लिख रखा है इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ट ठ ड ढ अण। त वर्ग के अंदर आते हैं आपके पास त थ द ध न। और प वर्ग के पास आते हैं प फ ब भ म। ये ब है, शायद आपको यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो, तो ब है ये, ठीक है। तो ये जो हैं सारे के सारे आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। कुल स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। अब ये जो मैंने ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे लिख रखा है, इसको हम बोलते हैं कि पहला वर्ग, इसको हम बोलते हैं दूसरा वर्ग, फिर ये है तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पंचम वर्ग। इस प्रकार से इसको बोला जाता है। तो अब एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि एक तो हम ऐसे ड लिखते हैं और एक ड होता है जिसके नीचे बिंदी आती है। एक ये वाला ड और एक ये वाला ढ जिसमें हम बिंदी लगाते हैं, इनको हम उनक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों से कभी भी कोई शब्द स्टार्ट नहीं हो सकता। आप खुद भी कोई भी एक शब्द देख लीजिए बना करके, इन शब्दों से कोई भी इन वर्णों से कोई भी शब्द जो है बन ही नहीं सकता, कभी स्टार्ट ही नहीं सकता। तो पूछ लिया जा सकता है पेपर के अंदर MCQ में कि ऐसे कौन से इनमें से उनक्षिप्त व्यंजन कौन सा है। आपको काफ़ी सारे दे देंगे, च च ठ ट, है ना, और ऐसे डबल ड दे देंगे और एक ये वाला ड दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ड वो वाला है जिसके अंदर, जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है, तो उसको उनक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए, इनको 5 पंक्ति में लिखा जाता है, क च ट त प। तो आप इसको याद कर सकते हो, क च ट त प। ये आपको ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, मैं कोई ट्रिक वगैरह बता दूँ आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन यानी कि जो ज़्यादा जोर, मतलब जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है उसके अंदर बोलने के लिए, तो उसको बोलते हैं य र ल व। य र ल व जो है आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, अंतःस्थ व्यंजन जिसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। आप इसको बोल के देखेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। ये य र ल व जो होते हैं आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखिए, ल जो है ना, उसको हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। तो ये पेपर के अंदर पूछा भी गया है, टीचिंग एग्जाम्स में भी और नॉन टीचिंग एग्जाम्स में भी, कि इसमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। तो आपको दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए कि ल जो है वो हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। उसके बाद य और वो जो व है, इसको हम अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर कैसे बोलते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के बताती हूँ। कि अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे महिलाएं, हम ऐसे महिलाएं लिखते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है।
और हम ऐसे भी लिखते हैं जहाँ पे हम य लिखते हैं। दोनों ही सही हैं, इसमें से ये नहीं है कि ये गलत है या ये सही है, दोनों ही सही हैं और दोनों का मतलब भी वही है बिल्कुल कि महिलाएं, काफ़ी सारी महिलाएं। अब इसके अंदर ए जो है हमारे पास स्वर है और य जो है हमारे पास व्यंजन होता है। अब इस व्यंजन ने इस स्वर का जो है स्थान ले लिया, इसलिए इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं कि यानी कि य और व जो है स्वरों के स्थान पर आ सकते हैं, इसलिए इसको अर्धस्वर कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर आपको व का एग्जाम्पल दूँ, हम लिखते हैं कोवा, हम ऐसे भी लिखते हैं कोवा, ठीक है, और एक हम ऐसे भी लिखते हैं कोवा, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे व ने अ का स्थान ले लिया, मतलब तो दोनों का ही सेम है, मतलब तो दोनों का ही सेम है, कोई चेंज तो नहीं हो गया है इसमें, ये अ और व लगा करके चेंज हो गया मतलब। बस इसमें इसको हम अर्धस्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये व्यंजन होते हैं ये इन स्वरों का स्थान ले लेते हैं, इसलिए इसको अर्धस्वर बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से अर्धस्वर कौन सा है, ठीक है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए य और व जो है आपका अर्धस्वर कहलाता है। और मैंने आपको बताया था इसमें जो ये र है, ये जो र है इसको लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। पहले वाली क्लास के अंदर मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपके पास ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन जिसमें थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है, यानी कि जो संघर्ष, इसको हम संघर्षीय व्यंजन भी बोलते हैं। जब आप इसको बोलोगे ना थोड़ी सी गर्म हवा निकलेगी आपके मुंह से, ठीक है, आप एक बार बोल के देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ऊष्मीय व्यंजन, इसको हम संघर्ष व्यंजन भी बोलते हैं। इसमें आपके तीनों से आ जाएंगे और है आ जाएंगे, तीनों से और ह, यानी कि श, श और स, तीनों के तीनों से आ जाएंगे और आपका ह भी आ जाएगा, इसको बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन। तो इसमें बार बार ये भी पूछा जाता है कि ऊष्मीय व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, संघर्षीय व्यंजन, या फिर ऐसे बोल दिया जाएगा कि इनमें से संघर्षीय व्यंजन कौन सा है या कौन सा नहीं है, इस प्रकार से। तो आपके 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन, तीनों से और है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ल को आप पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हो और य और व को आप अर्धस्वर कहते हैं, और रो को आप जो ये है र, इसको आप प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और इससे पहले क्या बताया मैंने आपको, स्पर्श व्यंजन बताया, ठीक है, जो आपके 25 होते हैं क च ट प की फॉर्म के अंदर, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। एक और चीज़ हमारी यहाँ पे रह गई है स्पर्श व्यंजन के अंदर, ये जो आपको पंचम वर्ग दिखाई दे रहा है ना, पंचम वर्ग दिखाई दे रहा है जिसमें ड, अंगा है, इया है, अण, न, म, ये जो है, अगर आप इसको बोल के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हम इन वर्णों का अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसकी जो साउंड है वो नाक से आ रही है, इसलिए इसको नासिक वर्ण या फिर अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। तो ये भी मैं टू द पॉइंट आपको करवा रही हूँ, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमने ऐसे ही लर्न कर लिया फॉर जनरल नॉलेज के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं, टू द पॉइंट है ये, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जो मैं करवा रही हूँ अगर आप सीरियस होकर करोगे तो 100% मैं श्योर हूँ कि आपका पेपर जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका पंचम वर्ग है इसको आप नासिक वर्ण या फिर अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं, तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। स्पर्श व्यंजन हो गया हमारा, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। अब आता है आपके पास संयुक्त व्यंजन। जैसे मैंने आपको संयुक्त स्वर बताए थे कि 2 स्वरों का मिश्रण होता है, वैसे ही जो संयुक्त व्यंजन होता है ये भी 2 वर्णों का मिश्रण होता है। इसमें संयुक्त व्यंजन कौन कौन से आ जाएंगे आपके, श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ये श से क्षत्रिय वाला श, ये कैसे बनता है, क और श से, इन दोनों का मिश्रण होता है ये, ठीक है। अब ये जो आपका त्र है ये त और र से, ज्ञ जो है आपका ज और इया से, और श्र जो है आपका श और रो से, यानी कि 2 व्यंजनों से मिल करके, जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं ये, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब नेक्स्ट आते हैं हम आगत व्यंजन पे। आगत व्यंजन कौन से होते हैं, जो आपके फारसी से लिए गए, जिसमें नुक्ता लग जाता है, ठीक है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, है ना, इसके अंदर नुक्ता लगा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखें। अब एक तो होता है ज, एक है ज, क्योंकि इसके ज में जो है ना ये नुक्ता लग गया, ये बिंदी लग गई, इस वजह से इसको ज प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद आपके पास घोषा तत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, जैसे हमने स्वरों का क्लासिफिकेशन किया था वैसे अब हम व्यंजन का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो घोषा तत्व में क्या आएगा, देखो, एक होता है घोष या फिर सघोष कह लीजिए, एक होता है आपके पास अघोष। अघोष के अंदर क्या होता है, जिसमें आपकी पैनी आवाज़ ना आए, ठीक है ना, बट सॉफ्ट सी आए आवाज़। और सघोष के अंदर जिसमें पैनी आवाज़ आए आपकी, आप बोल के देखिए इन वर्णों को, आपको पता लग जाएगा अपने आप ही। अब हम करते हैं अघोष। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, सारी चीज़ें आपको ना लिखी हुई मिलेंगी इसके अंदर, कोई भी ये नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ वो लिखनी रखी है मैंने चीज़, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अघोष के अंदर आपके पहला और दूसरा वर्ग आता है। मैंने आपको बताया था ना कचट तप, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं,
वर्ण, वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आपका अघोष के अंदर आता है। अघोष कौन से होते हैं? जिसमें आपकी पैनी आवाज़ ना हो, और तीनों से भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ह है वो आपका घोष के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं घोष कह लो या फिर सघोष कह लो, इसके अंदर आपके बाकी के जितने वर्ग रह गए हैं, बाकी के जितने वर्ग आपके रह गए हैं, तीसरा वर्ग, ठीक है, चौथा वर्ग और पंचम वर्ग, वो आपके सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे। और जो आपके उनक्षिप्त व्यंजन होते हैं ये वाले, ये भी इसी के अंदर आएंगे, सघोष के अंदर ही आएंगे। और जो आपके य र ल व, ये मैंने आपको बताया था अभी, य र ल व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, तो ये भी इसके अंदर ही आएंगे। और जो आपका ह है वो भी इसी के अंदर आएगा। और जितने आपके स्वर होते हैं वो भी सघोष के अंदर ही आएंगे। अब है प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अब व्यंजन को प्राणवायु के आधार पर भी बांटा गया है। इसके अंदर आपकी दो कैटेगरीज आती हैं, एक होता है आपके पास अल्प प्राण और दूसरा है आपके पास महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यानी कि जिसमें थोड़े से प्राण निकले, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में हमें ऐसा लगे कि भैया हमारी तो जान ही निकल गई, पूरी की पूरी जान ही निकल गई, तो उसको बोलेंगे महाप्राण। और इसमें अगर हम ये सोचें कि जिसमें जिन वर्णों को बोलने के लिए थोड़े से प्राण निकले, यानी कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, ठीक है, प्राण निकलने वाले हो रहे हैं लेकिन थोड़े से निकलने वाले हो रहे हैं, अर्धमरा सा हो गया है, तो उसको अल्प प्राण बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपका अल्प प्राण के अंदर पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग आता है, और बाकी के जो वर्ग बच जाते हैं वो आपके महाप्राण के अंदर आते हैं। आप इसको ना एक को याद कर लीजिए मेरे हिसाब से, तो एक है घोषा तत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, दूसरे प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो जो आपका इसके अंदर आएगा अघोष के अंदर, वो आपका महाप्राण के अंदर आ जाएगा, और जो आपका सघोष के अंदर आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा, अल्प प्राण के अंदर। तो ये दोनों के दोनों ना आपस में उल्टे हैं, अपोजिट है थोड़े। आप ऐसे भी याद कर सकते हो या फिर कोई और ट्रिक के साथ भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद रखे। अब इसके अंदर आपके तीनों से आ जाएंगे, और इसमें है तो है इंक्लूड ही रहेगा, बस ह तो इधर वाली लाइन पे ही रहेगा, ठीक है। तीनों से यानी कि आपके जो हैं ऊष्मीय व्यंजन, जो आपके ऊष्मीय व्यंजन है वो सारे के सारे इसमें आएंगे, और जितने भी आपके स्वर हैं वो इसमें आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो पहला वर्ग है इसमें, और एक वर्ग छोड़ करके हम लोग अल्प प्राण के अंदर लेते हैं, यानी कि अल्प प्राण के अंदर आपके 3 वर्ग आएंगे, एक वर्ग छोड़ करके, यानी कि पहला वर्ग है तो दूसरा वर्ग छोड़ दिया, तीसरा वर्ग आया तो चौथा वर्ग छोड़ दिया, फिर ये 5वां वर्ग आया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका उच्चारण स्थान। ये बहुत पूछा जाता है, उच्चारण स्थान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। उच्चारण का स्थान, जैसे कि अब यहाँ पे है आपके 5 उच्चारण के स्थान हैं, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, ठीक है, ओष्ठ। इन्हीं से आगे आपके इनका मिश्रण भी बन जाता है, जैसे कंठ ओष्ठ बन जाएगा, दंत ओष्ठ बन जाएगा, इस प्रकार से इनके आगे आगे मिश्रण भी बन जाते हैं। वो लोग आप अपने आप से देख लोगे जब मैं आपको ये सब चीज़ें समझा दूंगी। अब देखिए, अब है कंठ। कंठ का मतलब क्या होता है आपका? कंठ आपको पता ही होगा ना, गला होता है, ठीक है। तो अब देखो, क से कबूतर, यानी कि क वर्ग के जितने भी आते हैं उसके अंदर, क वर्ग में क्या क्या आता है? क आ जाएगा, ख, ग, घ और अंगा। तो ये जितने भी क वर्ग के हैं वर्ण, वो सारे के सारे कंठ के अंदर आएंगे, यानी कि कंठ है। तो क से कबूतर, कबूतर ने मारी चोंच कंठ के ऊपर, तो इसलिए वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो कंठे के अंदर आ जाएंगे। और अगर आपको कबूतर चोंच मारेगा कंठ के ऊपर, गले के ऊपर, तो चीख तो निकलेगी ना, तो कैसे करोगे? अ, आ, ह, और जितने भी आपका विसर्ग है वो सारे के सारे कंठ के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ट्रिक है ये, एक मैंने अपने टीचर से सीखी थी, तो हो सकता है आपको भी हेल्पफुल रहे ये चीज़। नेक्स्ट है आपके पास तालव्य। जितने अभी आपके च वर्ग के आ जाएंगे, च वर्ग में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? च, छ, ज, झ और इयां, ठीक है। जितने भी आपके च वर्ग के वर्ण होते हैं वो आपके तालव्य के अंदर आ जाते हैं। तो और जो आपकी ई होती है, दोनों ई और य और श, ये भी आपके तालव्य के अंदर आते हैं। इसको भी आप इस प्रकार से, ये थोड़ी सी एक ट्रिक है, उससे याद के रख सकते हो कि च से चम्मच, चम्मच लगा तलवे में, तलवे आपको पता ही होगा जो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो चम्मच लगा तलवे के अंदर, तो बच्चे ने बोला ई, क्योंकि उसको दर्द हुआ, ई, उसने ई बोला, इस प्रकार से बोला, ऐसे याद कर सकते हो आप। और य और श जो है आपके तालवे के अंदर आ जाएंगे। दूसरा है आपके पास ट वर्ग। ट वर्ग यानी कि ट से टमाटर, तो ट वर्ग के सारे आ जाएंगे, ट, ठ, ड,
ढ और अण। ये अभी आपके जो है मूर्धन्य है, तो ये मूर्धन्य के अंदर आ जाएगी। यानी कि ट से टमाटर ज़्यादा खा लिए थे तो मूर्छित हो गया, मूर्छित से ही मूर्धन्य बन जाएगा। और उस टाइम पे कोई डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे, तो वहाँ पे ऋषि थे उस टाइम पे, बस ऋषि बहुत गुणी होते थे, तो उन्होंने गुस्सा करा तो रोष प्रदर्शित कर दिया। बस इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ट वर्ग के अंदर सारे के सारे आ जाएंगे आपके वर्ण, ट वर्ग के वर्ण पूरे के पूरे मूर्धन्य के अंदर आएंगे। तो टमाटर ज़्यादा खा लिए, मूर्छित हो गए, तो मूर्धन्य बन गया, तो ऋषि आए और फिर उन्होंने गुस्सा हो गए, वो तो रोष हो गया। उसके बाद है तो वर्ग। तो वर्ग के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं वो आपके दंते के अंदर आएंगे। तो से तरबूज, तरबूज कैसे खाते हैं, दांतों से खाते हैं, तो वो दंते के अंदर आ जाएगा। और आपका ल और स भी जो है आपका दंते के अंदर आ जाएगा। फिर है आपके पास नेक्स्ट ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ का मतलब मैंने आपको बताया था, स्वरों के अंदर जो सर्कल लिप्स होते हैं जो आपके, ठीक है, उनको बोलते हैं ओष्ठ। प वर्ग के जितने भी आपके वर्ण होंगे, प, फ, ब, भ और म, ये जितने भी आपके वर्ण हैं वो प वर्ग के अंदर आते हैं, वो इसमें आएंगे ओष्ठ के अंदर। और ऊ भी, तो प से पतंग, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, प से पतंग वो ओष्ठ के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही मैंने देखा आजकल के बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे भी उड़ाते हैं पतंग तो बोलते बहुत ज़्यादा है, वो कटेगी तेरी पतंग कटेगी, इस तरह से। तो आप याद कर सकते हो कैसी भी ट्रिक से। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे ही लर्न करे हैं, और कोई मेरे पास तो थी नहीं ट्रिक जिससे मैं इसको ये लर्न कर सकूँ। और मुझे भी ऐसी है, मुझे भी कोई ऐसी नहीं बिल्कुल मैंने समझ के इसको करा है, नहीं, ट्रिक से ही आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, मेरा तो मानना यही है। बाकी जिसको ऐसे हो सकता है लर्न, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो कंठ है क वर्ग के अंदर, क से कबूतर, कबूतर ने मारा कंठ पे चोंच, तो आ हुई, और ह भी हो जाएगा, और विसर्ग भी आ जाएंगे सारे के सारे। अब च वर्ग के अंदर, च से चम्मच, चम्मच लग गया आपका तालवे के अंदर। ठीक है, तो ई य और श। मूर्धन्य टमाटर ज़्यादा खा लिए तो आप मूर्छित हो गए, वहाँ से मूर्धन्य में चले जाएंगे वो सब कुछ, तो ऋषि आए, उन्होंने रोष प्रदर्शन किया। फिर त वर्ग, त से तरबूज आपने खाना शुरू किया, और तरबूज खाते हैं हम लोग दंत से, यानी कि दांतों से, तो दंत्य वर्ग के दंत के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, और ल और स। फिर है प वर्ग, प वर्ग के जितने भी वर्ण हो जाएंगे वो आपके ओष्ठ के अंदर आ जाएंगे, ऊ और ऊ भी। अच्छा, अब एक और होता है आपके पास औ और औ, और है ऐ और ऐ। ये आपका कैसे बनता है, अ प्लस ऊ से। ठीक है, और ये आपका कैसे बनता है, अ प्लस औ से। अब जो आपका ये है, इससे बनता है, ये आपका किस में आ रहा था, कंठ वाले के अंदर, और ये आपका किस में आ रहा था, ओष्ठ वाले के अंदर। तो ये क्या बन गया, इन दोनों का मिश्रण, कंठोष्ठ। तो यानी कि जो आपका और औ है वो आपका कंठोष्ठ वर्ण के अंदर आएगा। इस प्रकार से आप इनका बना सकते हो। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन से स्थान के अंदर आते हैं। तो ये कंठोष्ठ वर्ण हो गया, और ये ऐ और अ हो गया, इस प्रकार से। अब ये है वो जो है आपका दंत्य प्लस ओष्ठ, यानी कि दंतोष्ठ उसके अंदर आएगा आपका स्थान, उच्चारण स्थान आपका व का क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। आप इसको याद कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंठ वाला, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, और ये इन दोनों का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या आ जाएगा, कंठोष्ठ आ जाएगा इन दोनों का आप खुद भी देखिए, वह का क्या हो जाएगा आपका, दंतोष्ठ हो जाएगा, और ये कंठ तालव्य बन जाएगा आपका। एक और आपके पास स्पर्श संघर्षी वर्ण, वो आपका च वर्ग के जितने भी होते हैं वो आपके स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोशिश तो मैंने की है अपनी तरफ से समझाने की, और हेल्प करने की कोशिश ही की है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। किसी का तो भला हो ना एटलीस्ट। थैंक यू।